गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम पॉलिटी में अभी तक कहाँ तक पहुंच गए थे? आर्टिकल नंबर 85 तक हमने पिछली क्लासेस में समझ लिया था, पूरी तरीके से जान लिया था और याद कर लिया था हमने आर्टिकल नंबर 85 तक। और आज हम आर्टिकल 86, 87 और 88 को समझेंगे, जानेंगे और सीखेंगे। तो आज हम कंटिन्यू एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि अभी तक हमने पॉलिटी में क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं, पहली क्लास से रिकॉल कर लेते हैं। तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि टोटल संविधान में 22 भाग होते हैं और अनुच्छेद कितने होते हैं? तो 395 अनुच्छेद होते हैं। उसमें से मैंने आपको पहला भाग में मैंने आपको क्या पढ़ाया? पहला भाग में आपको बताया संघ और राज्य क्षेत्र। इसके जितने आर्टिकल थे मैंने बता दिए थे। और आर्टिकल और भाग नंबर 2 था सिटीजनशिप, नागरिकता, जिसको भी हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिए थे जितने भी आर्टिकल थे। और भाग नंबर 3 जो हमारे अधिकारों का वर्णन किया गया है वो है फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, जो कि हमने पूरी आर्टिकल जो थी उसकी समझ लिए थे। और भाग 4 में क्या था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये चारों भाग हमने पूरी तरीके से समझ लिए थे, सीख लिए थे और जान लिए थे और हमने याद भी करा दिए थे सारी। तो आज हम आर्टिकल नंबर 86 से कंटिन्यू करते हैं, चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तो आर्टिकल नंबर 86 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण का चर्चा किया गया है। आर्टिकल नंबर 86 में किसका चर्चा किया गया है? तो अभिभाषण का चर्चा किया गया। तो आइए समझते हैं कि राष्ट्रपति का अभिभाषण किसको बोलते हैं। जब पहले का सेट आपको ध्यान में रखना है कि क्या राष्ट्रपति संसद में कि सदन में, वो चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, क्या ये दोनों सदनों में राष्ट्रपति बैठते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। वो लोकसभा या राज्यसभा में बिल्कुल भी नहीं बैठते हैं। क्यों नहीं बैठते हैं? क्योंकि राष्ट्रपति एक बहुत ही पावरफुल पद है और वे अपने आप में ही जितनी शक्तियां लोकसभा या राज्यसभा को मिलाकर के सामूहिक शक्तियां हैं, उतनी वह अकेले उनके पास पावर है राष्ट्रपति के पास। इसलिए वो सदन में नहीं बैठते हैं, वे अलग रहते हैं। और वे एक दूसरा कारण ये भी है कि राष्ट्रपति सदन के अंग है, वो हिस्सा है। पहला हिस्सा क्या था? लोकसभा, और दूसरा क्या था? राज्यसभा, और तीसरा था राष्ट्रपति। मैंने आपको बता रखा था 3 अंग होते हैं, ये तीसरा अगर राष्ट्रपति, इसलिए वे सदन में नहीं बैठते हैं, वे अलग रहते हैं। तो ये हमने समझ लिया। और दूसरा बात, ये यहाँ पर आर्टिकल नंबर क्या है? 86 में क्या बताया गया? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण का चर्चा किया गया है, राष्ट्रपति का भाषण का चर्चा किया गया है। इसमें मेन रूप से अभिभाषण का मतलब क्या हुआ? भाषण। तो सवाल ये उठता है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कहाँ देते हैं? तो इसका जवाब है सेंट्रल हॉल में देते हैं। राष्ट्रपति अपना अभिभाषण सेंट्रल हॉल में देते हैं। और दूसरा कि क्या वे लोकसभा अलग से जाके देते हैं और राज्यसभा के सदस्यों को अलग से? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वे सेंट्रल हॉल में सदन के दोनों सदस्य, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदस्यों को सेंट्रल हॉल में बुलाया जाता है, बैठाया जाता है और उन सभी को एक साथ संबोधित करते हैं। वो कहलाता है राष्ट्रपति का अभिभाषण। यह है आर्टिकल नंबर 86। कहां देते हैं भाषण? तो सेंट्रल हॉल में देते हैं। और एक सवाल आपको और यहां पर बनता है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण जो होता है वो कौन लिख के देता है? वो क्या खुद से लिख के आते हैं, खुद बोलते हैं, या किसके द्वारा लिखा गया होता है? तो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो मंत्रिमंडल के द्वारा लिखा गया होता है। और मैंने आपको मंत्रिमंडल पिछली क्लास में उसमें समझाई थी कि मंत्रिमंडल किसको बोलते हैं। तो मंत्रिमंडल किसको बोलते हैं? मेन रूप से सरकार जो होती है वही मंत्रिमंडल कहलाता है। मंत्रिमंडल को ही हम सरकार बोलते हैं।
तो इसमें मंत्रिमंडल क्या होता है, अपना बखान किया रहता है, अपना ही तारीफ किया रहता है कि मेरी सरकार ने ये काम किया, ऐसा किया, जो भी लिखा होता है उसी को राष्ट्रपति आके पढ़ते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति का अभिभाषण। तो उम्मीद है आप राष्ट्रपति का अभिभाषण समझ गए होंगे। राष्ट्रपति अभिभाषण कहाँ देते हैं, तो सेंट्रल हॉल में देते हैं। वहां पर लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य होते हैं। क्या राष्ट्रपति सदन में बैठ सकते हैं? बिल्कुल नहीं, वे नहीं बैठते हैं, क्योंकि वो सदन के ऑलरेडी अंग हैं। दो चीज हुआ। और तीसरा चीज कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन लिखते हैं, तो मंत्रिमंडल द्वारा लिखा गया होता है। ये तीन चीज आपको इसमें ध्यान में रखना है। और ये राष्ट्रपति का चौथा चीज आपको ध्यान में रखना है कि अभिभाषण जो होता है वे प्रत्येक साल देते हैं, हर साल वे अपना अभिभाषण देते हैं। और कहाँ देते हैं, तो बजट सत्र में देते हैं। बजट पहली बार देते हैं, मतलब कि पहला बजट सत्र कौन सा होता है, बजट सत्र होता है। तो वे बजट सत्र में ही अपना भाषण देते हैं। बजट सत्र जो कि पहला ही दिन होता है बजट सत्र का, उस दिन अभिभाषण देते हैं। उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है, उसको पास किया जाता है, जिसके जो भी सदस्य होते हैं वे सभी धन्यवाद प्रस्ताव को पारित करते हैं। तो ये था राष्ट्रपति का अभिभाषण, जो कि है आर्टिकल नंबर 86, जो कि अभी हमने पूरी तरीके से समझ लिया। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 87। तो आर्टिकल नंबर 87 जो है वो 86 से मिलता जुलता ही है। तो आर्टिकल नंबर 86 में क्या है, राष्ट्रपति का अभिभाषण। और आर्टिकल 87 में क्या है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। इसमें विशेष जोड़ा गया है। विशेष क्यों जोड़ा गया है और क्या क्या दोनों में अंतर है, उसको हम समझेंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों में। तो पहला चीज कि विशेष अभिभाषण में इसमें होता ये है कि जिस प्रकार राष्ट्रपति का अभिभाषण 86 में हमने देखा कि वो प्रत्येक साल संबोधित करते हैं, प्रत्येक साल बजट सत्र में भाषण देते हैं। लेकिन इसमें आर्टिकल 87 में ऐसा नहीं है। वे चुनाव के होने के बाद जो नव निर्वाचित लोकसभा होती है उनको संबोधित करते हैं, वो कहलाता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। किसको करते संबोधन, तो नवनिर्वाचित लोकसभा के सदस्यों को करते हैं। नवनिर्वाचित कब होता है, ये हर 5 साल में एक बार करते हैं, वो कहलाता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। उसमें क्या होता था, प्रत्येक वर्ष देते थे बजट सत्र में, लेकिन इसमें सिर्फ चुनाव होने के बाद जो सत्र बैठता है उसको संबोधित करते हैं, वे कहलाता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। क्या एक सवाल और बनता है यहां पर, क्या वे मैंने आपको सत्र बताया था, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, तो क्या वो फिक्स रहता है कि कौन से सत्र में देंगे, तो नहीं, वो किसी भी सत्र में दे सकते हैं। वो होता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, हो चाहे शीतकालीन सत्र हो, मानसून सत्र हो या बजट सत्र हो, वो किसी भी सत्र में भाषण अपना दे सकते हैं, वो कहलाता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। लेकिन आर्टिकल 86 में क्या देखा था, वे सिर्फ बजट सत्र में दे सकते थे। तो ये डिफरेंस है दोनों में, राष्ट्रपति का अभिभाषण में और राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण में। उम्मीद है आप दोनों में क्या अंतर है इसको भी समझ गए होंगे। तो आज हमने आर्टिकल 86 और 87 को पूरी तरीके से समझ लिया। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 88 देखते हैं। आर्टिकल नंबर 88 क्या कहता है, तो आर्टिकल नंबर 88 में है मंत्री और महान्यायवादी की सदन में क्या क्या अधिकार है, क्या क्या शक्तियां हैं, वो बताया गया है आर्टिकल नंबर 88 में। किसके बारे में चर्चा किया गया है, तो मंत्री और महान्यायवादी, जिसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल के बारे में चर्चा किया गया है। तो मैंने अटॉर्नी जनरल जो है पिछली क्लासेस में आपको बता रखा है महान्यायवादी।
तो आपको ये आपको कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि अटॉर्नी जनरल जो मैंने आपको पढ़ाया है महान्यायवादी, वो कौन से आर्टिकल में आते हैं, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो महान्यायवादी के बारे में हमने क्या सीखा था कि वे केंद्र सरकार के सभी मुकदमे को लड़ने का काम करते हैं केंद्र सरकार के, और वो पेशे से क्या होते हैं, महान्यायवादी पेशे से वकील होते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि वे किसी निजी व्यक्ति का भी मुकदमा लड़ सकते हैं। और इनकी योग्यता कितनी होती है महान्यायवादी की, तो महान्यायवादी की योग्यता एक सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। ये चीज मैंने आपको पिछली क्लासेस में बता रखा है, तो आपको ये बताना है कि कौन से आर्टिकल में महान्यायवादी की चर्चा किया गया है, कमेंट करके जरूर बताएं। और हम क्या पढ़ रहे हैं अभी 88, आर्टिकल नंबर 88। तो 88 में मंत्री, तो मैंने मंत्री के बारे में एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि क्या मंत्री, ये सवाल यहाँ पर ये बनता है, क्या मंत्री लोकसभा के होते हैं या राज्यसभा के? तो इसका जवाब है कि मंत्री लोकसभा के सदस्य भी हो सकते हैं या राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं। किसी के भी सदस्य को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं मंत्री, तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लेकिन वे बैठते कहाँ हैं, मंत्री सिर्फ लोकसभा में बैठते हैं और लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेते हैं। लेकिन जब मतदान का समय आता है, वोट करने का समय आता है, तब मंत्री जो सदन में होते हैं, जो मंत्री लोकसभा में होते हैं या जो मंत्री राज्यसभा में होते हैं, वे अपने अपने सदन में जाकर के वोट कर देते हैं। क्या महान्यायवादी भी वोट करते हैं? नहीं, महान्यायवादी को वोट करने का संसद में अधिकार नहीं दिया गया है। वो केवल केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी। वे मतदान के समय नहीं रहते हैं, लेकिन महान्यायवादी को यह अधिकार दिया गया कि वो संसद की किसी भी सदन में, वो चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसमें वे अपने मत को रख सकते हैं, वे बोल सकते हैं, वे अपना भाषण दे सकते हैं। ये है महान्यायवादी। तो हमने आर्टिकल नंबर 88 में क्या समझा, मंत्री और महान्यायवादी को सदन में क्या क्या अधिकार दिया गया है। क्या मंत्री वोट कर सकते हैं? बिल्कुल वोट कर सकते हैं। क्या महान्यायवादी वोट करते हैं? नहीं, वो उनको अधिकार नहीं है, वो उनको ये शक्ति नहीं दी गई है कि वे सदन में अपना वोट कर सकते हैं। तो ये है आर्टिकल नंबर 88। तो उम्मीद है आप इस चीज को समझ गए होंगे और पूरी तरीके से आपको याद हो गई होगी चीजें। तो आज हमने आर्टिकल नंबर 88 तक समझ लिया और आगे की चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे इसी तरीके से जैसे हमने अभी समझा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, सीख रहे होंगे, आपको चीजें याद हो रही होंगी और आप रिवीजन कर रहे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी समझ पा रहे हैं चीजों को जो मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूं। तो आगे की चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।